चलिए, कहाँ थे हम लोग। देखो, पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कब तक 1918 तक हमने कवर कर लिया था। अब उसके आगे जो है हम लोग कवर करेंगे। तो 1918 तक वाले जो पिछला वीडियो था वो था बेसिकली कि गांधी यहाँ पे आ चुके होते हैं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह हो चुका होता है। मोटा मोटी गांधी का पदार्पण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हो चुका होता है। लेकिन इससे भी पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, होम रूल मूवमेंट को देखा था। और होम रूल मूवमेंट में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ पे एक तरह से इस आंदोलन में भारतीय नेता एक तरह से विभाजित ही होते हैं। कुछ को लगता है कि नहीं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो वो लोग कुछ नहीं करते, जैसे स्पेशली गांधी वगैरह लोग होते हैं। और कुछ लोग जो है आंदोलन वगैरह करते हैं, और जैसे तिलक हो गए, एनी बेसेंट हो गए, इस तरह के लोग, और वहाँ पे कुछ रियायतें जो है सरकार से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये विभाजित क्यों थे? विभाजित इसलिए थे कि जो वायसराय थे वो बोल रहे थे कि हम बस कुछ ला रहे हैं आपके लिए, आप रुक जाइए, कुछ सुधार ला रहे हैं। तो इसी सुधारों के तहत जो है एक चीज लाई जाती है जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए चैनल पे, पहले देख के आइए। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें कनेक्ट करके जो है समझने में ज़्यादा आसानी होगी और चीज़ें समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आएगी। आइए इसको देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जो है एग्जाम के हिसाब से जो भी इसमें फैक्चुअल फिगर इंपॉर्टेंट हो गए उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसको कहा जाता है क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। और इसके पहले भी एक 1909 में आ चुका है एक रिफॉर्म जिसको हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें याद रखना है कि मुस्लिम जो थे उसको पृथक जो है वो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था उसके लिए की जाती है 1909 में। अभी आगे देखेंगे अभी इस चीज़ को, बस यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 1918 में देखो सरकार जो है इन सुधारों की घोषणा करती है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एडविन मॉन्टेग्यू इस भारत सचिव होते हैं। और भारत सचिव का जो पोस्ट है वो कब क्रिएट किया गया था, देखो मैंने आपको जब बताया था, जब 1857 में आपको पढ़ा रहा था, तो उस समय इसके परिणाम के रूप में 1857 के परिणाम के रूप में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो एक बार आप बताइए कमेंट करके कि कब जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है पोस्ट जो वो क्रिएट किया गया था भारत सचिव का, आप बताइए एक बार कमेंट में। चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे वहां पे, तो इन दोनों के नाम पे इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ये जाकर के लागू होने में देखो समय लगता है, कोई भी तुरंत कानून आता है तो लागू नहीं हो जाता है, समय लगता है, कुछ तुरंत लागू हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है। तो 1921 तक ये लागू होगा आपका। क्या क्या प्रावधान थे इसमें, तो सबसे पहला जो चीज था उसमें क्या था कि प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन यानी कि डायरकी की जो है वो शुरुआत की जाती है इस अधिनियम के द्वारा। डायरकी का मतलब क्या होता है, देखो द्वैध शासन का मतलब होता है दो चीजों का शासन या फिर रूल ऑफ टू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रांतीय विषय थे, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे, प्रांत मतलब उसमें जो जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया आज के समय में, उसी तरीके से उसमें ब्रिटिश भारत में प्रांत थे, जैसे मद्रास था, बंगाल था, सेंट्रल प्रोविंस था, इस तरह की चीजें थी। तो इसके पास जो कानून बनाने की शक्ति थी, देखो विषय क्या होते हैं, जैसे आज भी है ना कि सातवीं अनुसूची में जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सातवीं अनुसूची में एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है। तो ठीक है, तो राज्य सूची जिस तरह से है उसी तरीके से प्रांतीय सूची होती थी उसमें। और इस सूची में क्या होता था कि कुछ विषय होते थे जिसपे प्रांत जो है वो कानून बनाते थे। तो इन विषयों को जो है वो दो भागों में बांटा गया। जो प्रांतीय विषय थे इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक तो हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट, और दूसरा था आरक्षित विषय। तो इसमें डिफरेंस क्या था, देखो दोनों पे कानून बनाएगा गवर्नर ही, ठीक है ना, चाहे वो हस्तांतरित विषय हो चाहे वो आरक्षित विषय हो। लेकिन किसकी सलाह से वो डिफरेंस हो जाएगा इसमें, बट नॉर्मल मुद्दे जो होंगे वो हस्तांतरित विषय में होंगे और जो अच्छे मुद्दे होंगे वो आरक्षित विषय में होंगे। तो हस्तांतरित विषय में जो गवर्नर जो है वो कानून बनाएगा, राज्यपाल जो उस समय राज्य का होता था वो मंत्रियों की सहायता से, जो वहाँ पे मंत्री होंगे, आज भी देखते हैं ना कि राज्यपाल जो होता है वो किसकी सहायता से जो सब कुछ करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से। तो उस वक्त भी जो है इस पे मंत्रियों की सहायता से, उसकी सलाह पे जो है वो कानून बनाएगा गवर्नर हस्तांतरित विषय पे। और आरक्षित विषय पे गवर्नर जो कानून बनाएगा वो अपने कार्यकारी परिषद की सलाह से, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके सहायता से बनाएगा। होता क्या है कि मंत्री जो होते हैं यहाँ पे जो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, और जवाबदेह होने के बाद भी इसको जो है वो हस्तांतरित विषय में काफी नॉर्मल मुद्दे दिए जाएंगे, जबकि
ये जो कार्यकारी परिषद है, ये जाहिर सी बात है ये चुनी गई संस्था नहीं है। एक तरह से ये गवर्नर ही होते हैं जो अपने लोगों को, जो भी अच्छे अच्छे लोग होंगे इनके, वो नामांकित कर लेते हैं। 4-5 लोग होते हैं, तो ये लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और इसके पास सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं आरक्षित विषय में। तो ये सारी चीज़ें आपको बस इतना याद रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई और इसमें क्या हुआ कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, हस्तांतरित पे कानून गवर्नर बनाएगा मंत्रियों की सहायता से और आरक्षित पे जो बनाएगा वो कार्यकारी परिषद की सहायता से बनाएगा। देखो मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया, बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दत्त दौलतराम, रिलेट करने के लिए लगाया है बस कि आपको याद रहे, कुछ फैक्ट भी याद होता चले। और ये मंत्रिपरिषद आप देख सकते हैं, उस समय की मंत्रिपरिषद नहीं है। फिर अगला है कि जो विषय थे, जो भी जिसपे केंद्र कानून बना सकती है, राज्य कानून बना सकती है, उन विषयों को फर्स्ट टाइम जो है वो बांटा जाता है केंद्र सूची और प्रांतीय सूची में। और इसी प्रांतीय सूची को फिर उसमें जो मैंने बताया कि वो बंटवारा हो जाएगा 2 भागों में। तो आज भी है ना, जैसे 7वीं सूची में आज भी है कि राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, ऐसी चीजें हैं। तो उस समय ये चीजें शुरू हुई है 1919 के अधिनियम में। और हालांकि ये जो है 3 सूची की व्यवस्था तो 1935 में हुई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस आपको इतना रखना है कि केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची में जो है वो कानून बनाएगी केंद्र की विधायिका, मोदी जी बनाएंगे। मतलब मैंने बस ऐसे रिलेट करने के लिए आपको दिया है, ऐसा नहीं कि उसमें मोदी जी थे, नहीं थे। ठीक है, और प्रांतीय सूची में कानून कौन बनाएगी? वो प्रांत के, मतलब जो राज्य के लोग होंगे उसकी जो विधायिका होगी वो कानून बनाएगी। फिर है कि केंद्र में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि बाई कैमरलिज्म की शुरुआत की गई। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है कि 2 सदन है यहाँ पे, तो ऊपरी सदन को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा और निचले सदन को बोलते हैं लोकसभा। तो उसी तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई। उच्च सदन को यहाँ पे बोला गया राज्य परिषद, नाम उस समय अलग अलग होता था, और निचला सदन जो लोअर हाउस था उसको बोला गया केंद्रीय विधानसभा। तो नाम में मत जाइएगा, आज नाम कुछ और है। जैसे आज जो विधानसभा है और राज्यों के पास जो विधायिका है उसको बोला जाता है, जबकि उस समय जो लोकसभा के समानांतर जो चीज़ थी उसी को केंद्रीय विधानसभा बोल दिया जाता था, और राज्यसभा के जो समानांतर जो चीज़ थी उसको राज्य परिषद बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, यही केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह बम फेंकते हैं, ध्यान रखिएगा, 1929 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ कि देखो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। विस्तार का मतलब, अगर विस्तार की मैं बात कर रहा हूँ तो आया तो होगा ना कभी से कभी, तो कब आया था? मैंने अभी उसमें शुरुआत में बताया कि 1909 में जो है वो फर्स्ट टाइम आता है। किन लोगों के लिए? मुस्लिम्स के लिए जो है पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। बेसिक सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसमें होता क्या है? देखो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि जो, मतलब संप्रदाय का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई धर्म वर्ण से रिलेटेड होगा, तो जो इस संप्रदाय के लोग होंगे वही लोग वोट भी करेंगे और वही लोग इलेक्शन में खड़े भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह मतलब एक तरह से सेपरेट कर दिया जाता है कि वही लोग वोट करेंगे, वही लोग खड़े होंगे, एक आरक्षण की तरह आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत। तो इस तरह की चीजें थी। तो इसका विस्तार कर करके सिखों, आंग्ल भारतीय बेसिकली क्या है कि वैसे लोग मतलब कि जो यूरोपीय मूल के हों लेकिन भारत में बस गए हों, फिर जो यूरोपीय यहाँ पे थे, जो भी ब्रिटेन के हो, फ्रांस के हो, जो भी हो, और भारतीय ईसाई जो इंडियन क्रिश्चियन थे, जो कन्वर्ट होकर के वो जो भारतीय लोग थे वो क्रिश्चियन बन गए थे, इन लोगों के लिए जो है वो अब मुस्लिम्स के अलावा इन लोगों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं सिख है, ऐसे मैंने रिलेट करने के लिए लगा दिया है। ये बॉब टॉमल्टर हैं जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखिएगा, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और भारतीय ईसाई। फिर क्या है कि जो वायसराय की यहाँ पे कार्यकारी परिषद होती है, कुल 8 लोग होते हैं उसमें। तो बोला जाता है कि चलो 8 लोगों में से 3 लोग जो है हम लोग भारतीय लोगों को बनाएंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो यहाँ पे 3 लोग, देखो यहाँ पे सब अंग्रेज हैं अभी, और उसके बाद जो है ये 3 लोग जो है भारतीय जो हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करके सुधार थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, एक बार तो लाएंगे नहीं, ये अंग्रेज हैं बेचारे बेचारे हो नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया 1919 के अधिनियम में। तो फर्स्ट टाइम जो है भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के कानून के द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये भी याद रखिएगा। एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की जाती है कि हम लोग एक लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे, जैसे आज यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, तो उसी तरीके की संस्था जो है यहाँ पे बनाने की बात की गई। फिर लंदन में जो है भारतीय उच्चायुक्त यानी कि इंडियन हाई कमिश्नर जो है उसके कार्यालय की नियुक्ति भी इसी कानून के तहत उसकी बात की जाती है। और बोला जाता है कि देखो हाई कमिश्नर आज भी है, आप कॉमनवेल्थ जो कंट्री है, कॉमनवेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी है कॉमनवेल्थ जो कंट्री है, तो उसके
उसमें जो भी देश आते हैं उसमें हाई कमिश्नर होते हैं। जैसे आज भारत के वहाँ पे लंदन में आप देखेंगे हाई कमिश्नर होंगे, जबकि बाकी जगहों पे राजदूत होते हैं। तो उसी समय पोस्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है लंदन में, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। और बोला जाता है कि 10 साल के बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक कमीशन बनाएंगे, एक आयोग की नियुक्ति करेंगे जो देखेगी कि ये अधिनियम जो हमने लागू किया था 1919 में, तो वो कैसा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, जो भी है इसकी जांच के लिए हम लोग 10 सालों के बाद जो है एक आयोग बनाएंगे। तो जो आपने साइमन कमीशन का नाम सुना है ना, साइमन कमीशन यही होता है, इसी के लिए आता है साइमन कमीशन। आपको लगभग 1928 के आसपास जो आता है वो इसी के लिए आता है। अच्छा, क्या कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करेगी? मजा आ गया अगर भारतीय लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तो देखो, मैंने आपको होम रूल आंदोलन में बताया पिछले वीडियो में कि यहाँ पे ये लोग स्वशासन की मांग कर रहे होते हैं, होम रूल की मांग कर रहे होते हैं ना बेसिकली। और ये लोग बहुत उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं, क्योंकि सरकार बार बार बोल रही होती है, जो चेम्सफोर्ड होता है वो बार बार बोल रहा होता है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा तो रुक जाओ, हम दे रहे हैं ना, सुधार ला रहे हैं, बस तुरंत रुक जाओ आप। तो ये लोग भाग भी नहीं लेते होम रूल में, बेचारे तिलक और एनी बेसेंट वगैरह और कुछ नेता और होते हैं वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जब आएगी तो इसमें कहीं भी होम रूल वगैरह की या सुशासन की बात नहीं की जाएगी, और थोड़े बहुत जो है माइनर सुधार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो जुलाई 1918 में इसकी घोषणा होती है, और अगस्त 1918 में कांग्रेस का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा बॉम्बे में। अच्छा, इसमें आप बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? ये चीज़ मैंने आपको जो कांग्रेस पढ़ाया था, कांग्रेस वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्पेशली बीपीएससी वाले कैंडिडेट इस सत्र को याद रखेंगे, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसी बिहार के आदमी ने की है। तो आप नाम बताइए नीचे कमेंट करके, मैं भी देखूं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे बॉम्बे में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा कांग्रेस का, और बताया जाएगा कि नहीं, ये जो सुधार है बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं और हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, और इसकी जगह जो है वो इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि प्रभावी स्वशासन की मांग की जाती है कांग्रेस के द्वारा। तो सरकार चकमा देगी, और देखिए इसके बाद और क्या लेके आती है। अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके ऊपर से, और रॉलेट एक्ट लेकर आ जाती है। इतना खराब कानून था ये, जब मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या था। तो सरकार बिल्कुल जो है वो अपनी बातों पर खरा नहीं उतरती, और इस तरह से ये जो है कांग्रेस इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होती है 1919 के सुधारों से। तो ये था आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या सुझाव हो सकते हैं आपके। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लें, ऐसा ही कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।